नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा चक्र पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके 4 चरणों में हम पहला, दूसरा और तीसरा चरण पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चौथा चरण, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के 3 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। चौथा चरण जो आखिरी चरण है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से वयस्कता तक बच्चों में पाई जाती है। यह संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चौथी और आखिरी अवस्था है। इसकी समयावधि क्या है? 11 वर्ष से वयस्कता तक। कहीं कहीं 15 वर्ष तक लिखा रहता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि 11 वर्ष के बाद से बच्चा जब पूरी तरीके से एडल्ट हो जाता है तब तक उसके अंदर ये संज्ञानात्मक अवस्था चलती रहती है। इस चरण में होता क्या है? इस चरण में बच्चा अमूर्त चिंतन, तर्कसंगत और परिकल्पनात्मक रूप से सोचने की क्षमता विकसित कर लेता है। अब बच्चे के अंदर वह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ चुका होता है। अब बच्चा मानवीय भावनाएं, स्वतंत्रता, न्याय, ईमानदारी जैसी चीजों को भी समझने लगता है। अब बच्चा केवल मूर्त चीजों तक ही तार्किक नहीं होता है, बल्कि अमूर्त चीजों में भी तार्किक हो जाता है। बच्चा अब किसी बात को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर सोचने लगता है। बच्चा अब परिकल्पनात्मक रूप से भी सोचने लगता है। परिकल्पनात्मक मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए उसके सामने तो उसके बारे में वह पहले से कोई परिकल्पना बना सकता है। जैसे अगर कोई पेड़ मुरझा गया है तो बच्चा ये सोच सकता है कि पेड़ों को पानी की आवश्यकता होती है। परिकल्पना करेगा मन में कि पेड़ों को पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए लग रहा है ये पेड़ मुरझा गया क्योंकि इसे पानी नहीं मिला है। तो आइए देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की और भी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं। जो पहली विशेषता है, अमूर्त सोच, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास। इस चरण में बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव से परे विचार कर सकते हैं। बच्चे अमूर्त अवधारणाओं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता और नैतिकता पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चा न्याय को केवल कानूनी नियम नहीं बल्कि एक नैतिक मूल्य भी मानता है। तो इस अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, सबसे पहला जो चीज होता है कि बच्चे के अंदर अमूर्त सोच का विकास हो जाता है। अब बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव से परे पर भी विचार कर सकता है। जैसे न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता, मानवीय भावनाएं, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या आदि जैसे विचारों पर भी वो अब सोच सकता है। बच्चा न्याय को केवल कानूनी नियम नहीं मानता है, बल्कि अब वो यह भी मानता है कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। यानी कि अब वह, उसके अंदर जो है अमूर्त सोच का विकास हो चुका है। अगली विशेषता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। बच्चा अब किसी समस्या के समाधान के लिए पहले परिकल्पना बना सकता है, फिर उस पर आधारित संभावनाओं को तर्क या डिडक्शन के आधार पर जांच सकता है। इसे इफ देन, यदि तो स्थिति भी कहते हैं। बच्चा अब किसी समस्या को समाधान करने के लिए उसके बारे में पहले से कोई परिकल्पना कर सकता है। यानी उसकी जो रीजनिंग या उसकी जो तर्क है, जो तर्क शक्ति उसकी है, अब इस स्तर तक आ चुकी है कि समस्या के जो उसके सामने समस्या है उसको हल करने के लिए कोई वह हाइपोथेसिस या परिकल्पना भी कर सकता है। कहीं कहीं परीक्षाओं में इफ देन स्थिति भी कह के आता है, पूछ सकता है कि इफ देन स्थिति वाली समस्याओं का हल बच्चा किस अवस्था में कर सकता है, तो कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। उदाहरण देखते हैं कि इसका, अगर अंधेरे कमरे में रखे पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई हैं तो बच्चे से अगर पूछा जाए तो पीली क्यों पड़ गई हैं, तो बच्चा हाइपोथेसिस कर सकता है कि पौधे की पत्तियां प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करती हैं और कमरे में अंधेरा है, यहाँ प्रकाश नहीं है, इसीलिए जो पौधे की पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो पीली पड़ गई हैं। तो इस तरह की कल्पना शक्ति बच्चे के अंदर इस अवस्था में विकसित हो जाती हैं। अब अगली विशेषता देखते हैं।
जो तीसरी विशेषता वो क्या है, समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण। अब बच्चा समस्या का समाधान वैज्ञानिक विधि से करता है, ना कि अनुमान या त्रुटि विधि से। साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी बच्चा अब कोई भी कार्य क्या कर रहा है, तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहा है, अब अपनी वह बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, ना कि अनुमान के आधार पर या त्रुटि और अभ्यास के आधार पर बार बार गलती करके सीखने का प्रयास कर रहा हो। अब वो क्या करता है, अब वो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। चौथा बिंदु, प्रतिबिंबात्मक सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या मेटाकॉग्निशन। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नया टर्म है, इस पे सवाल आ सकता है। जब बच्चा अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों या सोच पर भी विचार करने लगता है तो इसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या मेटाकॉग्निशन कहते हैं। यानी अपने सोच के बारे में सोचना। बच्चा अब स्थिति में पहुंच चुका है कि वह अपने अंदर, मन के अंदर जो विचार उसके आ रहे हैं उसके बारे में भी सोच रहा है कि उसकी जो सोच है वो सही है कि गलत है। यानी वो अपने विचारों पर भी पुनः विचार करने लगा है, उसका डेवलपमेंट इस स्थिति पर पहुंच चुका है। उदाहरण के लिए, मैंने ये अध्याय 2 बार पढ़ा फिर भी समझ नहीं आया, इसका एक विचार है, फिर उस पर विचार कर रहा है। शायद चित्र बनाकर पढ़ना चाहिए, यानी कि वो अपने विचारों में गलती खोज रहा है और फिर उस गलती को सुधारने के लिए एक नया विचार ला रहा है। मैंने जल्दबाजी में गणित के सवाल गलत कर दिए, अगली बार सावधानी से करूंगा। यानी कि वह अपने विचारों को, उस विचारों में जो कोई कमी है उसको स्वीकार कर रहा है और फिर अपने विचारों पे विचार करके अपनी गलतियों को सुधार करके एक नया विचार भी ला रहा है। अगला है पांचवा जो विशेषता वो है तर्क क्षमता का विकास, लॉजिकल रीजनिंग का डेवलपमेंट। अब बच्चा जो है हर चीज में तर्क लगाता है। बच्चा तथ्यों, प्रमाणों और नियमों के आधार पर तार्किक ढंग से निष्कर्ष निकालना सीख चुका है। अब बच्चा कोई भी बात हवाबाजी नहीं करता है, कोई भी कुछ भी बोल दे। अब उसे क्या चाहिए, वो तथ्य, प्रमाण और नियमों के आधार पर तार्किक विश्लेषण करता है किसी भी बात का। अगली विशेषता है छठवीं, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास। जब बच्चा किसी एक प्रश्न या वस्तु के कई अलग अलग नए और रचनात्मक उत्तर देता है तो उसे ही डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन बच्चे के अंदर कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के विकास को दर्शाता है। जब बच्चा किसी एक प्रश्न के कई उत्तर देने लगे, यानी कि अब उसकी थिंकिंग केवल एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी हो गई है। अब वह किसी एक विषय के बारे में कई सारे उत्तर दे सकता है, एक प्रश्न के कई जवाब दे सकता है। यानी उसके अंदर अब कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास हो रहा है। जैसे अगर बच्चे से प्रश्न पूछा जाए कागज का क्या करोगे, तो बच्चा कह सकता है मैं इसका नाव बनाऊंगा, मैं इस पे लिखूंगा, मैं इस पे चित्र बनाऊंगा, या मैं इसको फाड़ के फेंक दूंगा, या मैं इसे जला दूंगा, या मैं जहाज बनाऊंगा। यानी कि वह एक प्रश्न के कई सारे उत्तर देने लगता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था का एक ये भी बहुत ही विशेष गुण है, अपसारी चिंतन का विकास। सातवां है मूल्यों और नैतिकता की समझ, मोरल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग। बच्चा अब सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है, वह भी ईमानदारी, न्याय, कर्तव्य आदि के बारे में जानने लगता है। ये जो मोरल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये है जाहिर सी बात है अब बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास हो चुका है। तो अब वह अमूर्त चिंतन से संबंधित जो भी चीजें हैं, ईमानदारी, न्याय, कर्तव्य आदि के बारे में, सच, झूठ, इन सब के बारे में वह अब जान सकता है, अब वह जानने लगा है। और इसके अलावा और भी बहुत सी विशेषताएं हैं जिनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यह आखिरी अवस्था है। अब इसके अंदर बच्चे के अंदर वह हर सारे गुण आ जाते हैं जो एक वयस्क के अंदर होते हैं। तो इसकी जो विशेषताओं की जो संख्या है वो आप सीमित नहीं कर सकते हैं कि बस 5 विशेषता 6, लेकिन जो जो मुख्य बातें हैं जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारे सवाल जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो उसको मैंने लिख दिया है। 2-3 विशेषताएं और है, इसको मैं सीधे लिख दे रहा हूं और आप उसको उससे समझ जाएंगे। अगली विशेषता क्या है, पूर्व धारणाओं को चुनौती देना, क्वेश्चनिंग अजम्पशन। बच्चा अब किसी भी सामाजिक मान्यता या संस्कृति को डायरेक्ट नहीं मानेगा, आपसे सवाल पूछेगा। अब उसके अंदर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग उसकी चालू हो गई है, यानी कि उसके मन के अंदर अब झंझावात चालू हो गया है। अब वो क्या कर सकता है, बच्चा अब हर चीज के बारे में सोचता है, हर चीज के बारे में तर्क करेगा। तो वह क्या करेगा, पूर्व धारणाओं को चुनौती देगा। वह आपसे धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक मान्यताओं, संस्कृति आदि के बारे में सवाल जवाब करेगा। अगला है वैकल्पिक संभावनाओं पर विचार करने की क्षमता। अब बच्चा जो है थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज, अब आप बच्चा जो है
बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचने लगेगा कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फ्यूचर की बातें सोच सकता है कि भविष्य में वो क्या करेगा। ठीक है। और आखिरी में है दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी। ये तो आपके बच्चे के अंदर मूर्त संख्यात्मक अवस्था में ही आना शुरू हो गया था कि बच्चा अब दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझने लगा था। लेकिन अब चूंकि औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में अब बच्चा एकदम मेच्योर हो चुका है, तो ये तो एकदम उसके अंदर आ ही जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी सारे विशेषताएं आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलेंगी। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया, जैसे सवाल आ सकते हैं। और अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, अब जितना भी मैंने विशेषताओं के बारे में बताया है उसको आप उसके हेडिंग्स को एक जगह लिखेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। इसी तरह मैं और भी जो सिद्धांत हैं, जैसे लेव वायगस्की का सिद्धांत, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, इस तरह जितने भी, जैसे कि एक और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इन सारे सिद्धांतों को भी मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। धन्यवाद।